कहानी की शुरुआत में हम कोंग को देखते हैं जो गुस्से से पूरी तरह भरा हुआ था। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त जिया उसे शांत करने आती है, लेकिन इस बार कोंग किसी की सुनने वाला नहीं था। उसने तुरंत एक पेड़ उखाड़ा और उसका भाला बनाकर आसमान की तरफ फेंक दिया, मगर तभी वह ऊपर मौजूद एक एनर्जी वॉल से टकरा जाता है और यहीं से पता चलता है कि कोंग असल में एक आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर कैद था। दरअसल कोंग पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा था और अब कोंग इतना बड़ा हो चुका था कि वो आर्टिफिशियल दुनिया उसे संभाल नहीं पा रही थी। तभी डॉक्टर इलिन वहाँ आती है। वही पिछले 10 सालों से कोंग का ख्याल रख रही थी, जो बताती है कि कोंग को अभी कहीं भी ले जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईवी ट्राइब की पुरानी कहानियों के मुताबिक कोंग और गॉडजिला हमेशा से राजा बनने के लिए लड़ते आए थे। इसलिए कोंग के उस आइलैंड को छोड़ते ही गॉडजिला तुरंत उसे ढूंढ लेगा। तभी गॉडजिला अचानक अमेरिका के फ्लोरिडा में उतरा, जहाँ एपेक्स कंपनी जो हाईटेक मॉडर्न मशीनें बनाती थी की रिसर्च फैसिलिटी थी। नेवी ने गॉडजिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने फाइटर जेट्स को पल में तबाह कर दिया। फिर एटॉमिक ब्रीथ इस्तेमाल किया और पूरी टीम तबाह हो गई। ये पहली बार नहीं था जब गॉडजिला कोई रिसर्च फैसिलिटी बर्बाद करने आया था। तभी उस कंपनी में काम कर रहे एक आदमी जिसका नाम बर्नी था और जो असल में एक सीक्रेट एजेंट भी था, उसने लैब में एक रहस्यमयी मशीन रखी देखी जो एक खास फ्रीक्वेंसी छोड़ रही थी और गॉडजिला जैसे उसी की वजह से आया था, आज भी उसे कोई नहीं रोक पाया और उसने पूरी फैसिलिटी को तबाह कर दिया। अगले दिन न्यूज में गॉडजिला के हमले की खबर आई। जो टाइटन कभी इंसानों का हीरो था, अब वो उन्हीं पर हमला कर रहा था। एपेक्स के प्रेसिडेंट सिमंस ने कहा कि वो गॉडजिला को सजा जरूर देंगे। मैडिसन नाम की एक लड़की ने जब यह न्यूज देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि गॉडजिला बिना वजह हमला करेगा, क्योंकि कुछ साल पहले गॉडजिला की वजह से ही उसकी फैमिली बच पाई थी। वो तुरंत अपने पिता मार्क के पास गई और कहा कि जरूर कोई चीज है जो गॉडजिला को भड़का रही है। लेकिन मार्क, जो इन टाइटन्स की रिसर्च टीम का हेड था, उसका मानना था कि यही गॉडजिला की फितरत है। लेकिन मैडिसन नहीं मानी और कुछ देर झगड़ कर वापस चली गई। उधर सिमंस ने जियोलॉजिस्ट लिंड से मुलाकात की। एपेक्स की नई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने धरती के अंदर एक बहुत बड़ा होलो स्पेस खोजा था। वहां से निकलने वाली एनर्जी बिल्कुल गॉडजिला जैसी थी। सिमंस का मानना था कि उस स्पेस में एक स्पेशल एनर्जी है जिसने टाइटन्स को जन्म दिया था। अगर इंसान वो एनर्जी हासिल कर लें तो उन्हें गॉडजिला से लड़ने का तरीका जरूर मिल जाएगा। और उस होलो स्पेस तक पहुंचने के लिए एपेक्स ने स्पेशल एयरक्राफ्ट्स भी बनाए थे जो वहां की रिवर्स ग्रेविटी को झेल सकते थे। सिमंस की बात सुनकर लिंड मान गया। फिर उसे याद आया, अगर होलो अर्थ टाइटन्स का घर है तो उनके पास वहां वापस जाने का तरीका भी जरूर होगा। तो एक टाइटन ही इंसानों को उस होलो स्पेस तक पहुंचा सकता है और अभी इंसानों के पास एकमात्र टाइटन कोंग था। लिंड तुरंत अपनी पुरानी सहकर्मी इलिन के पास गया और उसे समझाया कि सालों पहले कोंग जिस आइलैंड में मिला था वह भी उसी होलो अर्थ से आया था। इलिन ने सोचा कि शायद अब वो कोंग को नया घर भी दे सकते थे और वहां की एनर्जी से दूसरे टाइटन्स का मुकाबला भी कर सकते थे। इलिन ने ऊपर डोम में बढ़ती दरारें देखी। वो जानती थी कि स्कल आइलैंड अब कोंग को संभाल नहीं सकती। कोंग का जाना जरूरी था। अगले दिन वह एक पूरी आर्मी के साथ स्कल आइलैंड से रवाना हुए। कोंग एक बड़े जहाज पर लेटा था। उसे शांत रखने के लिए बहुत ज्यादा सेडेटिव दिए गए थे और हाथ पैर कई मोटी जंजीरों से बांधे हुए थे। इस मिशन में लिंड के अलावा सिमंस की बेटी माया भी थी, जो उस होलो वर्ल्ड में जाकर वहां की एनर्जी हासिल करना चाहती थी। रात को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कोंग का मूड अब बिगड़ता जा रहा था। वह उन जंजीरों से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी जिया बिना कुछ कहे अकेली वहां चली गई। वो कोंग का दर्द महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से एक उंगली आगे बढ़ाई और कोंग शांत हो गया। ये उन दोनों के बीच एक स्पेशल रिश्ता था। जिया की वजह से कोंग जल्द शांत हो गया। तभी इलिन भी वहां आई। वो जिया को वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन जिया ने कहा कि कोंग अभी बहुत दुखी और गुस्से में है। इलिन बोली, क्योंकि कोंग को समझ नहीं आ रहा कि इंसान उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन ये देखकर सब हैरान रह गए। कोंग ने हाथों से घर का इशारा किया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोंग इंसानों की साइन लैंग्वेज समझ सकता है। उधर दूसरी तरफ अपने पिता से मना होने के बाद मैडिसन चुपचाप बर्नी के पास पहुंच गई, जो आजकल एपेक्स की रेडियो पर बुराई कर रहा था। दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि गॉडजिला बेवजह हमला नहीं कर रहा। उसका निशाना एपेक्स कंपनी की किसी खास चीज पर है। सच जानने के लिए वो दोनों उसी तबाह हो चुकी रिसर्च फैसिलिटी पर वापस गए। लेकिन बर्नी ने जो रहस्यमयी मशीन देखी थी वो वहां थी ही नहीं। जब सब लोग खाली हाथ लौटने वाले थे, तभी मैडिसन को पास में एक लिफ्ट दिखी। नीचे जाने पर एक और छुपी हुई लैब मिली और वहां की टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, आसपास वर्कर्स की आवाजें आने लगी। पकड़े जाने के डर से सब एक मैग्नेटिक ट्रेन में जा छुपे। अंदर जाने पर मैडिसन को पता चला कि उस ट्रेन में स्कल आइलैंड के छोटे लिजर्ड्स के बच्चे रखे हुए थे। एपेक्स इन्हें छुपकर क्यों पाल रहा था? ये सोचते सोचते अचानक वो ट्रेन चल पड़ी और साउंड की स्पीड से हांगकांग में एपेक्स के हेडक्वार्टर्स की तरफ दौड़ने लगी। इधर जिया के समझाने के बाद कोंग का गुस्सा काफी कम हो गया था और खाना खाने के बाद वो खुश भी हो चुका था। लेकिन तभी जहाज के अंदर बैठी जिया को एक अजीब कंपन महसूस हुई। वो दौड़कर आइलीन के पास गई और बताया कि यह कंपन गॉडजिला की तरफ से आ रही है। कोंग को भी खतरे का अंदाजा हो गया था। वो जंजीरें तोड़ने की कोशिश करने लगा। जब इलेन कंट्रोल रूम पहुंची तो पता चला कि आसपास रेडिएशन बढ़ रहा है। पूरी फौज ने उन सभी रूट से बचकर यात्रा की थी जहां गॉडजिला हो सकता था। इसका मतलब था कि वो सीधे कोंग को ढूंढते हुए आ रहा है। इलीन ने तुरंत कोंग की जंजीरें खोलने को बोला, लेकिन लिंड जानता था कि ऐसा करने से मिशन खतरे में पड़ जाएगा। वो अभी सोच ही रहा था कि गॉडजिला सामने आ गया। इंसानी फौज के
सारे हमलों से गॉडजिला ने आसानी से बचते हुए पानी से बाहर छलांग लगाई और उसकी कठोर पीठ ने एक पूरे वॉरशिप को बीच से काट दिया। इंसानों के लोहे के जहाज उसके सामने खिलौनों जैसे थे। फौज ने बॉम्बर्स भेजे, लेकिन सबसे एडवांस्ड मिसाइल्स भी गॉडजिला को कुछ नहीं कर पाई, बल्कि उसे और गुस्सा कर दिया। उसने बस पूंछ उठाई और एक फाइटर जेट चूर हो गया और पूंछ गिरते ही 2 और वॉरशिप्स तबाह हो गए। फिर गॉडजिला आधे जहाज को घसीटते हुए कॉन्ग की तरफ बढ़ा। कॉन्ग अभी भी जंजीरों में फंसा था। जहाज पानी से ऊपर उठा और दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों पुराने दुश्मन आमने सामने थे। कॉन्ग की एक दहाड़ के साथ गॉडजिला समुद्र की गहराई से सीधे ऊपर आया। उसके टकराव से हजारों टन का जहाज भी पलट चुका था। तभी पास की फौज ने गॉडजिला पर हमला बोल दिया, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। लेकिन कॉन्ग की हालत और भी बुरी थी। वो जमीन का जानवर था। पानी में लड़ना उसके लिए नामुमकिन था और ऊपर से जंजीरें भी थीं। कॉन्ग का दम घुटने लगा। इसी नाजुक वक्त पर लिंड ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह कॉन्ग की जंजीरें खोलने वाला बटन दबा दिया। आजाद होते ही कॉन्ग ने गॉडजिला को दोनों हाथों से पकड़ा और एक जोरदार हेडबट मारा। फिर दोनों पैरों से धक्का दिया और कॉन्ग पानी के ऊपर आ गया। साथ में डूबता जहाज भी पलटकर सीधा हो चुका था। जब कॉन्ग खड़ा हुआ तो सेडेटिव का असर जा चुका था। उसकी पूरी ताकत वापस आ गई थी। गले की जंजीर तोड़ते हुए कॉन्ग ने गॉडजिला को खुली चुनौती दी, लेकिन उसके पैरों तले जहाज बहुत छोटा था। कॉन्ग ने इधर उधर देखा और पास में एक एयरक्राफ्ट कैरियर दिखा। उसने तुरंत डबल जंप मारी और उस पर जा पहुंचा। उसके वजन से पूरा कैरियर एक तरफ झुक गया। गॉडजिला भी तुरंत दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। कॉन्ग ने कैरियर के डेक से एक फाइटर जेट उठाया और उसे गॉडजिला की तरफ फेंक दिया, लेकिन इन सब से उसका कुछ नहीं हो सकता था। गॉडजिला ने स्पीड पकड़ी और पानी से बाहर छलांग लगाई, लेकिन अभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि कॉन्ग का भारी मुक्का उसके मुंह पर जा लगा। इंसानों की मदद की वजह से गॉडजिला एक पल के लिए दब गया और कॉन्ग ने उसे वापस पानी में धकेल दिया। लेकिन तभी गॉडजिला की पीठ पर नीली रोशनी चमकने लगी और पूरे समुद्र का रंग बदल गया। कॉन्ग ने ऐसा अटैक पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे पता चल गया कि ये एक बड़ा खतरा है। अगले ही पल समुद्र की गहराई से नीली रोशनी की एक धार निकली और पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर पल भर में तबाह हो गया और कैरियर डूबने के साथ कॉन्ग भी वापस पानी में गिर गया। गॉडजिला भी तुरंत पीछे से आया। कॉन्ग जानता था कि पानी में वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो ऊपर आना चाहता था, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़ा और समुद्र की गहराई में खींचने लगा। ऊपर कोई हलचल न देख इलीन समझ गई कि कॉन्ग मुसीबत में है। ध्यान बटाने के लिए उसने तुरंत समुद्री बॉम्ब्स फेंकने का ऑर्डर दिया। जोरदार धमाकों के बाद सब पानी को देखते रहे और तभी एक बड़ा हाथ पानी से बाहर निकला। कॉन्ग ने गॉडजिला की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया था। कॉन्ग बच तो गया था, लेकिन उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। गॉडजिला अभी भी वहीं था। इलीन जानती थी कि जब तक कोई एक हारेगा नहीं, तब तक ये खत्म नहीं होगा। कॉन्ग की आंखों में अभी भी जिद साफ दिख रही थी। तभी लिंड का दिमाग चला और उसने तुरंत सभी जहाजों को इंजन और वेपन्स बंद करने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में आसपास सब शांत हो गया। 2 मिनट बाद गॉडजिला पानी के ऊपर आया। पूरी सेना को शांत देखकर उसे लगा कि वो जीत चुका है और सीना चौड़ा करके धीरे धीरे वापस चला गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन अब एक नई समस्या थी। अगर अब सेना में कोई भी हलचल हुई तो गॉडजिला वापस आ जाएगा। लिंड कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने इलीन से एक अजीब सवाल पूछा। दरअसल लिंड के दिमाग में एक नया प्लान आया था। गॉडजिला का समुद्र में कोई तोड़ नहीं था, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। तो उन्होंने सैकड़ों ट्रांसपोर्ट प्लेन्स की मदद से कॉन्ग को हवाई रास्ते से सीधे मंजिल तक पहुंचाया। जब कॉन्ग की नींद खुली तो उसने अपने चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखी। तुरंत उसके चेहरे पर उदासी आ गई, लेकिन जब आसपास नजर घुमाई तो उसे जिया दिखाई दी। जिया ने कॉन्ग को बताया कि उसका नया घर आगे उस रास्ते में है, लेकिन कॉन्ग उस रास्ते में जाना नहीं चाहता था। इलेन ने जिया से कहा कि कॉन्ग को बताओ कि शायद अंदर उसके जैसे और भी हो सकते हैं। वह लोग एक पूरी सेना खोकर यहाँ पहुंचे थे। अब कॉन्ग को वापस भेजने का कोई रास्ता नहीं था और कॉन्ग उस ठंड में नहीं रह सकता था। जिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इलीन की बात मान ली। कॉन्ग ने जिया की बात समझी और इस बार बिना रुके सीधे आगे दौड़ गया। सब लोग जल्दी से अपने एयरक्राफ्ट में बैठे और कॉन्ग के पीछे उस रास्ते में घुस गए। कॉन्ग एक चमकते हुए पोर्टल में कूदा और एयरक्राफ्ट भी उसके पीछे पीछे उसमें चला गया। 2 सेकंड्स में वो 1600 किलोमीटर नीचे पहुंच गए और अब पूरी ग्रेविटी पलट चुकी थी। लेकिन उनके पास इसी रिवर्स ग्रेविटी को काउंटर करने वाला एयरक्राफ्ट था, लेकिन वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। जैसे तैसे उन्होंने एयरक्राफ्ट संभाला। वह सच में हॉलो अर्थ में आ चुके थे। जब सब जमीन पर उतरे तो देखा कि यह जगह सोच से भी बड़ी थी। यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम था और ग्रेविटी यहाँ 2 हिस्सों में बटी थी। सब इस नजारे से हैरान थे। तभी सबसे आगे वाले एयरक्राफ्ट पर अचानक हमला हुआ। एक बहुत बड़ा चमगादड़ और सांप जैसा जीव उनके चारों तरफ उड़ रहा था। वो दूसरे एयरक्राफ्ट पर भी हमला करने वाला था, लेकिन तभी कॉन्ग ने उसकी पूंछ पकड़ ली। कॉन्ग के हमले से एक तो वहीं मर गया, लेकिन दूसरे ने भागने की बजाय दहाड़ते हुए कॉन्ग पर झपट्टा मारा और उसे पूरी तरह पंखों से जकड़ लिया। कॉन्ग एक पल
के लिए दब गया। तभी लिंड ने एयरक्राफ्ट का अटैक सिस्टम चालू किया और उस पर गोलाबारी कर दी। उस जीव की पकड़ छोड़ते ही कोंग ने पलटवार किया और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसे उड़ने से रोकने के लिए कोंग ने उसके दोनों पंख तोड़ दिए और 2-3 बार पटकने के बाद उसने उसका सर धड़ से उखाड़ दिया। लड़ाई के बाद अब उसे खाने की जरूरत थी, लेकिन उस जानवर का दिमाग उसे पसंद नहीं आया और एक बार खाकर ही फेंक दिया। कोंग जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोगों को और भी जमीन के नीचे के जीव दिखे। सब जमीन के ऊपर वाले जीवों से काफी बड़े थे। कोंग पहली बार यहाँ आया था, लेकिन उसे पता था कहाँ जाना है। शायद उसके पूर्वजों का ज्ञान अब भी उसमें मौजूद था। वो एक दिशा में दौड़ता रहा और जल्द ही एक बड़ी चट्टान के किनारे पहुंचा। वहाँ आसमान में पत्थर के टुकड़े तैर रहे थे। जब कोंग ने उनमें उंगली की तो वो टुकड़े ऊपर की तरफ उड़ गए। कोंग को अब कुछ समझ आ चुका था। उसने हल्की सी छलांग लगाई और उसका शरीर भी तैरने लगा। दरअसल यहाँ ऊपर की जमीन और नीचे की जमीन इतनी पास थी कि बीच में एक वैक्यूम बन गया था। ऊपर पहुंचते ही ग्रेविटी पलट गई और पूरा नजारा उलट गया। फिर भी कोंग रुका नहीं। उसकी मंजिल सामने की सबसे ऊंची पहाड़ी थी। वहाँ पहुंचने पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था और उस पर एक लाल हाथ का निशान था। कोंग ने अपना हाथ देखा, जो बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। कोंग ने जोर लगाकर वो पुराना दरवाजा खोला और एक बहुत बड़ा महल सामने आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कोंग ने एक तेज दहाड़ भी लगाई, लेकिन सिर्फ उसकी अपनी आवाज ही वापस आई। उदास कोंग महल के अंदर चला गया। महल इतना बड़ा था कि उसमें कोंग भी छोटा लग रहा था। आगे बढ़ते हुए कोंग को जमीन पर एक कंकाल मिला, जिसमें एक बड़ी कुल्हाड़ी घड़ी हुई थी। कोंग को महसूस हुआ कि यह उसके ही किसी पूर्वज का हथियार है। महल में कोई खतरा नहीं था, इसलिए सभी लोगों ने अपने एयरक्राफ्ट उतार लिए। जब सब अंदर पहुंचे तो कोंग एक बड़े सिंहासन पर बैठा था। उसे अपने जैसा कोई नहीं मिला, लेकिन यह जगह जरूर कोंग के पूर्वजों का घर थी। उधर दूसरी तरफ बर्नी और बाकी लोग मैग्नेटिक ट्रेन से हांगकांग पहुंच गए थे। यह एपेक्स का ग्लोबल हेडक्वार्टर्स था। चुपचाप बाहर निकलने पर उन्हें आगे एक बड़ी अंडरग्राउंड जगह दिखाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख पाते, चारों तरफ लाइट्स जलने लगी और जमीन से एक विशाल मशीन ऊपर उठने लगी। उसका आकार बदलता गया और कुछ पलों में सबके सामने एक मैकेनिकल गॉडजिला खड़ा था। अभी सब इस शौक से उबरे भी नहीं थे कि पास का एक लोहे का दरवाजा खुला। तुरंत बर्नी की चीख निकल गई। दरवाजे के पीछे से एक स्कल आइलैंड का लिजर्ड निकला, जो कोंग से भी लड़ सकता था। सब भागे और पास के एक ऑब्जर्वेशन रूम में घुस गए, लेकिन मेडिसन थोड़ी पीछे रह गई। लिजर्ड उसके करीब आ ही रहा था कि मैचा गॉडजिला ने उसे मुट्ठी में दबोच लिया। दरअसल एपेक्स ने इस लिजर्ड को मैचा गॉडजिला की लड़ाई की ताकत टेस्ट करने के लिए पाला था। मैचा गॉडजिला ने मुंह खोला और एक एटॉमिक ब्रेथ जैसी बीम छोड़ी और पल भर में लिजर्ड 2 टुकड़ों में कट गया। लेकिन यह मैचा गॉडजिला की पूरी ताकत नहीं थी। हॉलो अर्थ की एनर्जी के बिना वो सिर्फ अपनी 40% पावर पर काम कर सकता था। यही वजह थी कि सिमंस उस अंडरग्राउंड दुनिया को ढूंढने पर इतना जोर दे रहा था। ये सब देखकर मेडिसन को समझ आ गया कि गॉडजिला एपेक्स पर हमला क्यों कर रहा था। कुछ ही पलों में इस लड़ाई की एनर्जी वेव्स हजारों माइल्स दूर गॉडजिला तक पहुंच गईं और वो तुरंत हांगकांग की तरफ मुड़ गया। इधर बर्नी सबको लेकर एपेक्स हेडक्वार्टर्स में घुस गया। इधर उधर भागते हुए वो एक खास कमरे में पहुंचे, जहां एक बड़ी खोपड़ी रखी थी। तीनों टाइटन्स के दीवानों ने तुरंत पहचान लिया, यह मॉन्स्टर जीरो यानी गिडोरा की खोपड़ी थी। एपेक्स ने उसे एक सुपर कंप्यूटर में बदल दिया था। गिडोरा के तीनों सिर आपस में टेलीपैथी से कम्युनिकेट करते थे और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसान अपने दिमाग से मैचा गॉडजिला को कंट्रोल कर सकते थे। इधर गॉडजिला हांगकांग भी पहुंच चुका था, लेकिन इस बार वो गुस्से से भरा था। उसने गिडोरा को मारा था, फिर भी उसकी एनर्जी वेव्स बार बार आ रही थी। और उधर हॉलो अर्थ में कोंग के हाथ की कुल्हाड़ी अचानक चमकने लगी। कोंग ने आसपास देखा तो उसे वैसा ही एक और एनर्जी से भरा खांचा मिला, और जब कोंग ने उस पर अपनी कुल्हाड़ी रखी तो वो नीली रोशनी से चमकने लगा। इलिन का अंदाजा था कि यह कुल्हाड़ी एक चार्जर की तरह काम करती है, जो सीधे जमीन से रेडिएशन एनर्जी खींचती है। जैसे जैसे आसपास रोशनी बढ़ी, सिंहासन के चारों तरफ एक खास पैटर्न उभर आया, जिसका आकार बिल्कुल गॉडजिला जैसा था। वो पैटर्न चमकने लगा और जमीन के ऊपर हांगकांग में गॉडजिला अचानक रुक गया। फिर उसके मुंह में नीली रोशनी चमकी और उसने सीधे जमीन पर एटॉमिक ब्रेथ ताक दिया। उसी वक्त हॉलो अर्थ में एपेक्स ने एक रोबोट उतारा ताकि वह वहां की एनर्जी का सैंपल कलेक्ट कर सके। रोबोट ने एनर्जी एनालाइज की और डेटा सीधे एपेक्स हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा दिया। अगर इंसान इस एनर्जी को कॉपी कर ले तो मैचा गॉडजिला पूरी ताकत से लड़ सकता था। काम पूरा हो ही गया था, लेकिन तभी माया ने धोखा दे दिया। उसके गार्ड्स ने अपने हथियार जिया की तरफ कर दिए। ये देखकर कोंग गुस्से में आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, पूरा महल कांपने लगा। धमाके से सोए हुए विशाल चमगादड़ जाग गए और नीचे की तरफ झपट पड़े। गार्ड्स ने हथियार उठाने चाहे, लेकिन चमगादड़ इतने ज्यादा थे कि तुरंत एक गार्ड को हवा में उठा ले गए। देखते ही देखते सारे सोल्जर्स मारे गए। माया मौका देख एक एयरक्राफ्ट की तरफ भागी और उड़ने की कोशिश करने लगी। लिंड भी दूसरे एयरक्राफ्ट की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही दूसरा चमगादड़ ऊपर से आया और दूसरा गार्ड भी मारा गया। लिंड अब सावधान हो गया। तभी एक और चमगादड़ आया, लेकिन वो पहले वाले चमगादड़ से ही भिड़ गया और शिकार लेकर चला गया। तब उस चमगादड़ की नजर जिया पर पड़ी। इलेन ने तुरंत जिया को अपने पीछे कर लिया। तभी लिंड ने एक पत्थर उठाकर उस चमगादड़ पर फेंका और अब लिंड उसका टारगेट बन गया था। वो झपटने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक नीली लाइट बीम गिरी।
गॉडजिला ने एटॉमिक ब्रेथ से धरती को हॉलो अर्थ तक चीर दिया था। कोंग ने भी गुस्से में दहाड़ लगाई। महल अभी भी गिर रहा था और अब एक नया रास्ता खुल गया था जो ऊपर जमीन तक जाता था। माया उसी रास्ते से जाना चाहती थी, लेकिन कोंग उस रास्ते के सामने खड़ा था। माया ने कोंग पर ही अटैक का ऑर्डर दे दिया। जब कोंग ने एयरक्राफ्ट में जिया को नहीं देखा तो उसने उसे मुट्ठी में मसल दिया। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस रास्ते से ऊपर की तरफ जाने लगा। लिंड भी जल्दी से अपना एयरक्राफ्ट लेकर पीछे हो लिया और थोड़ी ही देर बाद एक चमकती हुई कुल्हाड़ी जमीन से बाहर निकली और कोंग वापस जमीन पर आ गया। उसने सामने दहाड़ लगाई, जिसे सुन गॉडजिला तुरंत पलटा। दोनों पुराने दुश्मन एक बार फिर आमने सामने थे। कोंग ने अपने पूर्वजों की कुल्हाड़ी उठाई और एक तेज वार किया, लेकिन कुल्हाड़ी एक ऊंची इमारत में जा फंसी। गॉडजिला ने मौका देखा और कोंग को जोर से धक्का दिया। गॉडजिला अब एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी कोंग ने अपनी कोहनी मारकर उसे रोक दिया। एटॉमिक ब्रेथ पावरफुल जरूर थी, लेकिन उसमें वक्त भी लगता था। कोंग ने यही मौका पकड़ा और गॉडजिला को उठाकर फेंक दिया, लेकिन इससे दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई और गॉडजिला एक बार फिर एटॉमिक ब्रेथ की तैयारी करने लगा। इस बार भी कोंग ने एक भारी मुक्का मारा। कोंग के एक के बाद एक वार से गॉडजिला संभल नहीं पाया। फिर भी गॉडजिला ने दोबारा एटॉमिक ब्रेथ की कोशिश की और कोंग ने कुल्हाड़ी का हैंडल सीधे उसके मुंह में ठूंस दिया। गॉडजिला का नुकसान कम था, लेकिन बेइज्जती बड़ी थी। उसने गुस्से में कोंग को धकेला और पहली बार उसने एटॉमिक ब्रेथ छोड़ी। कोंग की कुल्हाड़ी एनर्जी सोख रही थी, लेकिन उस धक्के से वो पीछे खिसकता रहा। कोंग संभल ही रहा था कि गॉडजिला ने सीधे उस पर छलांग लगा दी और कोंग जमीन पर गिर गया। उसने कुल्हाड़ी से गॉडजिला की टांग पर वार किया और यह गॉडजिला को बहुत गुस्सा दिला गया। तुरंत एक और नीली रोशनी की एक धार कोंग की तरफ आई और कुल्हाड़ी के बिना कोंग बस जैसे तैसे बचता रहा। लेकिन जो भी बिल्डिंग एटॉमिक ब्रेथ के सामने आई वो सभी ढेर हो गई। कोंग तेजी से भाग रहा था, लेकिन एटॉमिक ब्रेथ उससे भी तेज थी। आखिरकार कोंग उसे बच नहीं पाया और जलकर वहीं गिर पड़ा। गॉडजिला अब भी नहीं रुका, लेकिन कोंग अभी भी चुनौती दे रहा था। गॉडजिला उसे सबक सिखाना चाहता था। कोंग बचते बचते जानता था कि वह इस तरह जीत नहीं सकता। उसने एक इमारत का गोल हिस्सा उखाड़ा और गॉडजिला पर पलटवार किया। तुरंत एक जोरदार टक्कर हुई और दोनों दूर जा गिरे। पहली लड़ाई में कोंग सिर्फ मार खा रहा था, लेकिन इस बार पूर्वजों की कुल्हाड़ी की वजह से कोंग ऊपर था। हालांकि इन चोटों से गॉडजिला का कुछ नहीं हो सकता था। इस बार गॉडजिला सीधा हमला करने की बजाय दबे पांव कोंग को घेरने की कोशिश कर रहा था। कोंग का इरादा भी वही था। जैसे ही गॉडजिला उसकी पहुंच में आया, कोंग ने पहले एक लोहे की क्रेन से उसका ध्यान बटाया, फिर सीधे गॉडजिला की पीठ पर कूद पड़ा और दोनों फिर आपस में उलझ गए। गॉडजिला ने तुरंत कोंग का हाथ दांतों से दबोचा और उसे कंधे के ऊपर से नीचे पटक दिया और अपना विशाल पैर उठाकर सीधे कोंग पर दे मारा। कोंग तुरंत एक पलटी मारकर बचा, लेकिन अब वो कोने में फंस गया था और गॉडजिला के लगातार वारों के सामने कोंग जल्द ही दब गया। कोंग की छाती पर खरोंचें आ गई थीं और वो बस पीछे हटता जा रहा था। गॉडजिला ने एक लात उसके सीने पर मारी, लेकिन कोंग अभी भी लड़ने से पीछे नहीं हट रहा था। अपने विशाल शरीर के दबाव से गॉडजिला ने कोंग को पूरी तरह दबा दिया और अब कोंग में उठने की ताकत भी नहीं बची थी। गॉडजिला ने अब कोंग को अधमरा कर दिया था, लेकिन उसने उसे मारा नहीं, बल्कि दहाड़ते हुए वहां से चला गया, क्योंकि इनके पूर्वज भी सिर्फ अपनी ताकत दूसरे को दिखाने के लिए लड़ते थे। कोंग उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन चोटें बहुत गहरी थीं। एक दर्द भरी दहाड़ के बाद वो फिर गिर पड़ा और उसकी धड़कन धीमी होने लगी। उधर मैडिसन और बर्नी को आखिरकार गार्ड्स ने पकड़ लिया और तुरंत सिमंस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसे पहले से पता था कि मैडिसन मार्क की बेटी है। उसने कहा कि वो मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के सामने दुनिया को एपेक्स की सबसे बड़ी ताकत दिखाएगा, क्योंकि धरती के अंदर की ऊर्जा का डेटा मिलने के बाद मैचा गॉडजिला पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उसे कंट्रोल करने वाले आदमी ने दिमागी जुड़ाव चालू किया, तभी मैचा गॉडजिला में अचानक अजीब चीजें होने लगी और आदमी वहीं तेज बिजली के झटकों से मारा गया। दरअसल धरती के अंदर की ऊर्जा मिलते ही गिदोरा का दिमाग फिर से जाग उठा था। इधर सिमंस अभी बोल ही रहा था कि सब लोग डरकर उसके पीछे देखने लगे। सिमंस भी पलटकर देखने ही वाला था कि मैचा गॉडजिला के वार से वो भी वहीं खत्म हो गया। अगले ही पल एक लाल रोशनी आसमान में फट पड़ी। गॉडजिला ने दूर से देखा और तुरंत गिदोरा की ताकत पहचान ली। कुछ ही सेकंड्स में सामने का पूरा पहाड़ तबाह हो गया और उसके अंदर से मैचा गॉडजिला दहाड़ते हुए बाहर निकला। गिदोरा के जीन में सिर्फ तबाही भरी थी। आजाद होते ही उसने सबसे पहले चारों तरफ अंधाधुंध हमला किया और पूरा शहर पल भर में खंडहर बन गया। गॉडजिला भी दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, लेकिन मैचा गॉडजिला भी पीछे नहीं हटा और सामने से आते दुश्मन पर सबसे पहले मिसाइल्स की बौछार कर दी। जैसे ही गॉडजिला गोलाबारी झेलते हुए करीब आया, तो मैचा गॉडजिला ने तुरंत अपनी पीठ पर लगे थ्रस्टर्स चालू कर दिए, जिससे उसकी ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई और गॉडजिला एक मुक्के में दूर जा गिरा। उठकर गॉडजिला ने एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैचा गॉडजिला के पास भी वही हथियार था और उसकी ताकत भी कई ज्यादा थी। गॉडजिला फिर दूर जा गिरा। उसकी छाती बुरी तरह जल चुकी थी। उधर कोंग जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जिया दौड़कर उसके पास गई। उसे पता चल गया था कि कोंग की धड़कन और धीमी होती जा रही है और इलेन भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। इंसानों के पास कोंग को बचाने का कोई साधन नहीं था। तभी लिंड को एक तरकीब सूझी। उनके ग्रेविटेशनल एयरक्राफ्ट में पूरे शहर जितनी ऊर्जा थी, अगर वो सारी ऊर्जा एक साथ छोड़ दें तो कोंग के दिल को फिर से चालू किया जा सकता था। जोरदार धमाके के साथ कोंग ने आंखें खोली और उठते ही उसने सबसे पहले गॉडजिला को ढूंढा, लेकिन गॉडजिला उस वक्त मैचा
गॉडजिला की मार खा रहा था। जिया दौड़कर कोंग के पास गई और हाथों के इशारों से बताया कि गॉडजिला भी इंसानों का दोस्त है, असली दुश्मन मैचा गॉडजिला है। कोंग उठा और अपना कंधा पास की इमारत से जोर से भिड़ा दिया, जिससे उसके कंधे की हड्डी वापस सही जगह पर आ गई। उधर दूसरी तरफ गॉडजिला पूरी तरह हार चुका था। मैचा गॉडजिला उसे बुरी तरह जमीन पर घसीट रहा था और रास्ते में सब कुछ मिट्टी में मिलता जा रहा था। अब गॉडजिला में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। तभी मैचा गॉडजिला ने अपने आखिरी वार की तैयारी की। उसने अपने मशीनी हाथों से गॉडजिला का मुंह खोला और एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने ही वाला था कि तभी कोंग ने छलांग लगाई और उसकी पीठ पर चढ़कर मैचा गॉडजिला का मुंह पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से खींचा, जिससे एटॉमिक ब्रेथ बेकाबू होकर इधर उधर निकल गई। लेकिन उस उलझन में कोंग भी दूर जा गिरा। मैचा गॉडजिला उसकी तरफ बढ़ने वाला था कि गॉडजिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुरंत कोंग भी वापस आया और दोनों ने मिलकर मैचा गॉडजिला को एक बिल्डिंग से टकरा दिया। लेकिन मैचा गॉडजिला का शरीर बहुत मजबूत था और पूरा बदन हथियारों से भरा था। दोनों की मिलीजुली कोशिश के बावजूद वो ये सब आसानी से झेल रहा था। कोंग समझ गया कि इस तरह उनके जीतने का कोई चांस नहीं है। जब तक गॉडजिला दुश्मन को रोक रही थी, तभी कोंग ने नजर घुमाई और पास ही अपनी कुल्हाड़ी देखी। उधर मैचा गॉडजिला ने गॉडजिला को दीवार से दबाया और अपनी पूंछ की ब्लेड्स चालू कर दी। कोंग समय पर पहुंचा और कुल्हाड़ी से वार करने लगा, लेकिन पिछली लड़ाई में कुल्हाड़ी की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, जिससे अब उसके वारों का मैचा गॉडजिला पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने कोंग को एक लात से दूर फेंक दिया और अब वो भी उसी मुश्किल में फंस गया जिसमें पहले गॉडजिला था। मैचा गॉडजिला ने अपनी घूमती पूंछ कोंग के सिर की तरफ बढ़ाई। दोनों मिलकर भी मैचा गॉडजिला के सामने नहीं टिक पा रहे थे। तभी मेडिसन को याद आया कि मैचा गॉडजिला का मैकेनिज्म अभी भी सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है और अगर किसी तरह उस कनेक्शन को बंद करे तो ही मैचा गॉडजिला को हराने का कोई चांस बन सकता है। लेकिन किसी को उसका पासवर्ड नहीं पता था और उधर कोंग की जान खतरे में थी। तभी एक साथी ने तेज शराब सीधे उस मैकेनिज्म में उड़ेल दी और तुरंत उसमें चिंगारियां फूट पड़ी। मैचा गॉडजिला का मैकेनिज्म अस्त व्यस्त हो गया और उसने अचानक हमला रोक दिया। उसी पल गॉडजिला ने एटॉमिक ब्रेथ छोड़ी, लेकिन वो मैचा गॉडजिला के लिए नहीं बल्कि कोंग की कुल्हाड़ी के लिए थी। कुल्हाड़ी अब फिर से चमक उठी और अब कोंग पूरी ताकत से लड़ सकता था। कोंग ने एक के बाद एक वार किए और मैचा गॉडजिला को उसने मक्खन की तरह कई टुकड़ों में काट दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरकर भी उसने एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोंग ने एक ही वार में उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। मैचा गॉडजिला का सिर उखड़ते ही यह लड़ाई खत्म हुई, लेकिन उसके मरते ही कोंग और गॉडजिला फिर आमने सामने आ गए। तभी कोंग को जिया की बात याद आई और थोड़ी देर रुककर उसने कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। गॉडजिला ने भी एक दहाड़ लगाई और वहां से चला गया।